तो मैं ये बड़े इंटेलेक्चुअल से एक आदमी के सामने बैठा हुआ था। मैंने उन्हें कहा कि जनाब बताइए पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो मुझे कहने लगे मफरूज़े की बुनियाद पर गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो उनकी मेरी फ़र्ज़ी गुफ्तगू आप समझें। उन्होंने जवाब दिया पाकिस्तान इकॉनमी इज़ अ बिग पॉन्जी स्कीम। तो मैंने कहा है साहब कैसी बात आपने कर दी। कहा यस यू पाकिस्तान इज लाइक टू गैम्बल। मैंने कहा वी लुक एट यू इन अ वेरी रिलायबल फैशन, क्या आप बात बड़ी रिलायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी वाली करेंगे। कहने लगे भाई द फाउंडेशन ऑफ योर इकोनॉमी डज नॉट एग्जिस्ट। ये मुकालमा हो रहा है। मैंने कहा हाउ कम। कहने लगे भाई यू ऑलवेज कीप स्क्रीमिंग एंड सेइंग दैट यू हैव अ लॉट ऑफ एग्रीकल्चर इन योर कंट्री। आपके मुल्क के अंदर एग्रीकल्चर बेस के लिए इरिगेशन चाहिए, इरिगेशन तो आपके पास है नहीं, पानी तो नहीं है आपके पास। मैं खामोश हो गया। मैंने कहा भाई 10-10 रुपए लेके हमसे डैम तो बनाने की कोशिश की थी। तो कहने लगे ऑल योर एफर्ट्स आर हाफ हार्टेड एफर्ट्स, स्लिप शॉर्ट अरेंजमेंट्स। मैं चुप हो गया। कहने लगे देखो भाई एग्रीकल्चर के लिए यू रिक्वायर वाटर, you have five dry rivers and you are trying to claim that you have agriculture in your country. मैं फिर खामोश। उन्होंने कहा agriculture only takes place in your country around the rivers and the tributaries, जबकि आपके पास इतना elaborate canal system है जो कि अंग्रेज बना के गया, but unfortunately you have shrunk and you have no further capacity, और आपकी per hectare जो production है वो बहुत कम है। मैं फिर चुप। फिर मैंने कहा नो वी आर इंडस्ट्रियल कंट्री। उसने कहा इंडस्ट्री आपके मुल्क में कहाँ है? आप तो खुद एनुअली अपने इकोनॉमिक सर्वे के अंदर बताते हो कि आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर मिनिस्कुअल इजाफा हुआ। उन्होंने कहा भाई अदर कंट्रीज इन योर रीजन आर प्रोग्रेसिंग लीप्स एंड बाउंड्स इन इंडस्ट्री। टेक फॉर एग्जांपल कंबोडिया और लाओस, इवन वियतनाम, इवन बांग्लादेश। तो मैं फिर चुप। मैंने कहा यार कहने लगे भाई स्टॉप फैल्सिफाइंग नंबर्स, ट्राई टू टॉक ऑन फैक्ट्स। मैंने कहा सर 2 सेक्टर तो आपने गोली मार के गिरा दिया हमारे, एग्रीकल्चर भी मैन्युफैक्चरिंग भी। अब तीसरा सेक्टर हमारा सर्विसेज सेक्टर है। कहने लगे व्हाट यू वांट टू से दैट यू आर गुड हेयर ड्रेसर्स एंड बार्बर्स, तुम अच्छे नाई हो। मैंने कहा नहीं सर ऐसी बात तो नहीं है हमारे यहाँ सर्विस सेक्टर में। कहने लगे मुझे बताओ कौन सा प्रोडक्टिव सर्विस सेक्टर है तुम्हारा, प्रोडक्टिव सर्विस सेक्टर। मैंने कहा आप क्या सुनना चाहते हैं? कहने लगा ऐसा सेक्टर जो इतनी वैल्यू एडिशन करता हो कि उसकी एक्सपोर्ट से आप डॉलर कमाए। मैंने कहा ये आईटी सर्विसेज। या उसने कहा आईटी सर्विसेज, यू आर अ जोक। इंडियाज आईटी एक्सपोर्ट्स आर बिगर देन योर टोटल एक्सपोर्ट्स। मगर दिस मे नॉट बी ट्रू। चलो जो भी उन्होंने मुकालमा किया मैं उसको फर्जी तौर पर झूठा मानता हूं, और आज अपने फाजिल मेहमान जनाब इंजीनियर M.A. जवाब जो कि नायब सदर FPCCI हैं उनसे जानने की कोशिश करता हूं। सर वेलकम करता हूं आपको। सर बात कुछ ऐसी है कि ये मुकालमा मैंने आपके सामने फ़र्ज़ी पेश किया। अब मैं चाहता हूं कि आप हमारे नाज़रीन के बारे में बताएं कि ये जिन साहब के साथ मेरी बात हुई क्या वो सच बोल रहे थे या झूठ बोल रहे थे। क्या हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर एक्सपेंड करने के बजाय श्रिंक हुआ है? क्या हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर जो इजाफा है वो सिर्फ हवा है और हवा में महलूल हो गया है? और क्या हमारे सर्विस सेक्टर के अंदर कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है कि जो एक्सपोर्ट के हिसाब से इतना बड़ा हो कि हमें डॉलर कमा के दे? ज़रा बताइएगा जी। देखें नासिर, बात दरअसल ये है कि जो भी आपने बातें कही उसमें एक जगह पे पानी के हवाले से मैं ये कहूँगा कि अभी एक इंडियन मिशन आ रहा है जी। तो इंडियन मिशन को हम ये कहेंगे कि भाई आप पानी छोड़ने से पहले हमें बता दिया करें, सो दैट वी आर प्रिपेयर्ड कि कहीं एक्सेसिव वाटर हमारे पर जो है प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करे। मेरा ख्याल है इस दफ़े इंडियंस ये आकर कहेंगे कि भाई बेफिक्र रहे, हम कोई पानी नहीं छोड़ रहे हैं आपकी तरफ, क्योंकि उन्होंने अपस्ट्रीम अपने इतने डैम्स बना लिए हैं। अगर आप इंडस वाटर कमीशन की बात करें, इतनी बैड परफॉर्मेंस इस मुल्क में, ये जो अयूब खान के ज़माने में जो कुछ हुआ, हमने 3 रिवर सरेंडर की, उसके बाद आपने कुछ रख लिया अपने पास, उसके ऊपर भी इंडिया ने कंटिन्यूसली जो है वहाँ पे अपने अपस्ट्रीम पे डैम्स बनाए हैं। अब उस डैम्स की वजह से ये मैं नहीं कहता हूँ कि कवानीन बैनुल-अक़वामी कवानीन जिसके मद में वर्ल्ड बैंक भी शामिल थी उसके ऊपर कोई इनक्रोचमेंट होगी, मगर चूँकि ये इश्यूज़ उनके हाथ में होते हैं तो वो अगर इंक्रोचमेंट करें, जब तक आप शिकायत करें, जब तक कोई शिकायत का अदाला हो, जब तक कोई चीज़ जो है वो फॉर्मली वो अप्रूव करेंगे, मेडिएट करेंगे, तब तक काम ख़राब हो चुका होता है।
अब हम वापस आएँ कि आपने बाकी जो चीज़ों की बात की कि अगर पाकिस्तान की इकॉनमी सस्टेनेबल इकॉनमी होती तो फिर आज 22% ऑफ द एक्सपेंडिचर जिसको हम कहते हैं कि फिजिकल और 10% ऑफ द से कलेक्शंस, इसके बीच में जो इतनी बड़ी दीवार खड़ी हो गई है, उस दीवार को गिराने की शायद कम करने की ज़रूरत थी ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस। उस सस्टेनेबल बेसिस में यही जो आपने बातें की कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो इतना क्वालिटेटिव हो जाता कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो इंपोर्ट्स के रिडक्शन में मामनत करता, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक सरप्लस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हवाले से और क्वालिटेटिव जो है एक कंप्लायंस से वो उस सरप्लसेस को एक्सपोर्ट भी करता। अब अगर हम थोड़ी देर के लिए, आपने जो आईटी की बात की, मेरा ख्याल है कि आपने ठीक की, क्योंकि बांग्लादेश के हवाले से भी हम यही अब देख रहे हैं कि हमारी टोटल एक्सपोर्ट जो है वो बांग्लादेश की सिर्फ एक सिंगल एक्सपोर्ट के ऊपर आई है, जो भी इंपोर्ट कंटेंट बेस पे है। तो कमज़ोरियाँ तो हमारे सारे इकोनॉमी में बहुत हैं। You mean to say that Bangladesh's exports only in the textile sector are more than Pakistan's exports? Exactly. लेकिन ये स्टेटिस्टिक्स हैं, आप उसको विज़िट करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर बांग्लादेश जो है वो क्यों बेहतर, मैं ये नहीं कहूँगा कि इट हैज़ फुली एक्सेल्ड, बट कंपैरेटिवली इट हैज़ समथिंग टू क्लेम जो अनलाइक टू अस हमारे क्लेम्स के बरक्स है। दे हैव पॉजिटिव क्लेम्स। अब हम वापस आ जाएं कि इस सारे 22% और 10% के बीच में आखिर और एफडीआई, मुझे याद है कि हसन इकबाल के साथ, अब आपने जो बातें की, एक और बात भी ऐड करें कि हसन इकबाल के यहाँ मीटिंग थी, आई वाज देयर, तो उसने कहा कि भाई म्यांमार हमसे ज़्यादा एफडीआई अट्रैक्ट कर रहा है। म्यांमार, वाई पाकिस्तान इज़ नॉट अट्रैक्टिंग दी एफडीआई। तो उसके लिए उन्होंने मेरे सामने चेयरमैन एफबीआर और बीओआई के चेयरमैन के लिए एक इंस्ट्रक्शन इशू की कि 15 दिन के अंदर मुझे वो लवाजमात बताएं जिसकी वजह से हमारी एफडीआई जो है वो म्यांमार से भी नीचे खड़ी है। आज उस 15 दिन को खैर कई महीने हो गए। पाकिस्तान में तो आपको पता है इवन एक आपका ब्रेक डाउन हो गया, उसकी रिपोर्टिंग के हवाले से हर 15 दिन में हम सोचते हैं कमेटी बन गई है, वो रिपोर्ट करेगी, बताएगी। तो ये एक सिलसिला नॉर्मल है। इनएफिशिएंसी इज़ नॉर्मल। इनएफिशिएंसी देखें, महातिर मोहम्मद के लिए कहा जाता है, ये भी अखबार के हवाले से हमने ये चीज़ें पढ़ी कि इमरान खान ने जब कहा कि भाई मेरे पास सबसे बड़े जो मसाइल हैं उनमें सबसे बड़ा मसला जो है कि मैं इस मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने की राह में रुकावट देता हूँ, वो है करप्शन। महातिर मोहम्मद ने कहा था कि नहीं, करप्शन मेरे पास भी है मगर यहाँ पे इनकम्पिटेंसी है। यहाँ पे जो है आपकी लेवल ऑफ कम्पिटेंसी टू टेक यू एंड गाइड यू टुवर्ड्स बिकमिंग। डार साहब बार बार कहते हैं, आपको याद है कि मैं इतने नंबर ऑफ इकोनॉमी पे ले जाता, ऐसा नहीं होता, हम फिर वहीं पे खड़े हुए हैं, 47, 45, 46 उन्हीं पे खड़े हुए हैं। WTO के अगर हम स्टैटिस्टिक्स में देखते हैं, जो भी आपकी बातें हैं उसको हम क्लब करें कि WTO की स्टैटिस्टिक्स में हम देखते हैं कि हम 50वें और 60वें नंबर पर जो है वो अपना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से खड़े। एक तो इकोनॉमिक इनएफिशिएंसीज का जिक्र किया इन्होंने ब्रेक से पहले, वो इकोनॉमिक इनएफिशिएंसीज हैं जिनका ये जिक्र कर रहे हैं, बहुत बड़ी है। दूसरा ये कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक साइकिल काफ़ी गुजरे हैं, मतलब बाय वर्च्यू ऑफ टाइम। सी द वर्ल्ड एग्जिस्ट इन 3 डायमेंशंस, 4th डायमेंशन इज टाइम। इशू ये कि हमारे लोगों को टाइम मिला बहुत दफ़ा, और बहुत दफ़ा रिलीफ भी मिला, IMF से भी मिला, वर्ल्ड बैंक से भी मिला, वेवर भी मिले, आसानियाँ भी मिली, वहाँ हम तरक्की करना नहीं चाह रहे थे। तरक्की हम करना नहीं चाह रहे थे, हम तरक्की के ख़िलाफ़ हैं, हम तरक्की पसंद सोच के ख़िलाफ़ हैं। बात यह है इंजीनियर M.A. जब्बार साहब, अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, ऐसी बात नहीं। आप भी जैसे कह रहे थे कि देयर वाज ए टाइम, और टाइम फ्रेम में ही बंदे को काम करना होता है। उस टाइम फ्रेम में हमारे ऊपर बड़ा हौला हाथ जिसे कहते हैं ना रखा हुआ था, जो मर्ज़ी हम चाहें करें। ये मुशर्रफ साहब तो खैर दुनिया से चले गए, उनके दौर में से लेकर उसके बाद भी काफ़ी हमें रिलीफ मिली। सर हम ठीक करना नहीं चाहते, आप एग्री करते हैं या नहीं करते? देखें, बात दरअसल ये है कि ठीक करना नहीं चाहते हैं और ठीक करना चाहते हैं के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार है। जो मैंने आपको पहले कहा था कि इकोनॉमिक मैनेजमेंट, इनएफिशिएंसी, इनकम्पिटेंस, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। आप देखें कि इस वक्त IMF के प्रोग्रामों में जिस चीज़ के ऊपर 2 चीज़ें आती हैं सिर्फ। एक तो आप उनको एक क्वांटिटेटिव आप जो है इंडिकेशंस देते हो कि जनाब मैं टैक्स बढ़ा रहा हूँ,
जनाब मैं बिजली के बिल बढ़ा रहा हूँ, इतने बढ़ा रहा हूँ जनाब, मैं जो हूँ वो अपना गैस के सिलसिले में इतनी जो है वो बढ़ा रहा हूँ, मैं जो हूँ सेल ऑफ एनर्जी तो जो 2 ट्रिलियन की 3 ट्रिलियन की है उसमें से मैं 1.8 जो है वो हासिल कर रहा हूँ, मैं इसको ठीक कर रहा हूँ। सर्कुलर डेट मैनेजमेंट के लिए भी मैं होल्डिंग कंपनीज वगैरह को साथ एक कंसोर्टियम बना के उसको भी रिड्यूस कर रहा हूँ। ये होती है क्वांटिटेटिव इंडिकेशन। और बजट मींस रेवेन्यू कलेक्शन को भी मैं बढ़ा रहा हूँ। ये आपके जब भी रिव्यूज़ होते हैं तो आपकी अर्लियर कमिटेड पोजीशन जब आपकी पूरी नहीं होती है तो उस वक्त वो कहते हैं प्रायर एक्शन। ये जो प्रायर एक्शन आप सुनते हैं ना, तो वो बिल्कुल उस लिहाज से ठीक कहते हैं, प्रायर एक्शन। अब हम एक हिस्सा तो ये हो गया कि आप उनको क्वांटिटेटिव इंडिकेशन दे रहे हैं कि भाई हम ये करने जा रहे हैं, और दूसरी होती है आपके बेंचमार्क जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। अब वो भी हम उनको तय करते हैं उनके साथ कि वो करें, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर आपको लुकमा देता हूँ। जी जी, you are a energy related engineer of what I can recall, and power energy engineering or power engineering is your area of specialization, am I correct? you are right. Now from that perspective I'll be very straightforward. बात कुछ ऐसी है कि अगर आपने इस सिस्टम के अंदर एफिशिएंसी अपनी बढ़ानी है तो आपको टेक्नोलॉजी अपग्रेड भी चाहिए, आपको सिस्टम अपग्रेड भी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड भी चाहिए, आपको आपका एनर्जी मिक्स भी चेंज करना है वगैरह वगैरह। आप इस सेक्टर को डीरेगुलेट क्यों नहीं करते? आप सेंट्रलाइज करने में क्यों लगे हुए हो? आप कह रहे हो हम गवर्नमेंट एज अ गवर्नमेंट एग्रीमेंट्स करेंगे, हम एज अ गवर्नमेंट पावर टैरिफ्स तय करेंगे, हम ओ ग्रॉ, मतलब ये कि ये हर चीज़ के आगे राह लगा देते हैं, ओ ग्रॉ और इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल। आप क्यों कंट्रोल करना चाह रहे हो? नेप्रा, ये सब आपका काम नहीं है। मतलब आप इसको मार्केट फोर्सेस के ऊपर छोड़ दो, और डिस्कोस को आप जैसे वो चाह रही है वेस्ट, आप डिस्कोस को भी जो है लिबरलाइज करें, आप प्राइवेटाइज करें पावर सेक्टर को। आप ये सर्कुलर डेट अपने ऊपर क्यों लेना चाह रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करें। व्हाई डज गवर्नमेंट वांट टू कंट्रोल द एनर्जी सेक्टर? देखें, मेरा ख्याल है कि जो भी रेगुलेटर्स होते हैं वो चीज़ें जो आवाम को मुहैया की जाती हैं उसके सिलसिले में एक कंज्यूमरिज्म, सप्लाई तो आप कर रहे हैं, डिमांड क्या है? कंज्यूमर्स के राइट्स प्रोटेक्ट करें। और किसी मुल्क में भी, आपने नेप्रा का नाम लिया, किसी मुल्क में भी कौन सी तरक्की किस तरीके से एंड हाउ इकोनॉमिकल इट शुड बी, उस सिलसिले में एक एडवाइजरी सिचुएशन भी होती है। मगर उस एडवाइजरी सिचुएशन के बजाय वो अगर बैठ के कराची में एक निजी पावर प्लांट के वो फाइनेंशियल फिगर्स जो ऑथेंटिकेटेड नहीं है, फॉरेंसिक ऑडिट के हवाले से स्क्रीन नहीं हुए हैं, फ्रॉड डिटेक्टर्स ने जो है उसको नहीं देखा है, आप उसी फिगर्स के बेस पर डिसीजन कर रहे हो। नहीं, मासूम सा बच्चा आपसे पूछना चाह रहा है कि आप खाली टैरिफ पे बात क्यों करना चाह रहे हो, ना आप किसी और चीज पे बात करो। टैरिफ रिवीजन अपवर्ड के लिए आप रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई हुई है, मैं समझ नहीं रहा। मतलब अगर आपने कंज्यूमर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है तो आप पब्लिक सेफ्टी के ऊपर बात करो। कितनी दफा पब्लिक से आई एम श्योर करते होंगे, लेकिन पब्लिक सेफ्टी शुड बी योर प्रायोरिटी, पब्लिक शुड बी गेटिंग प्रायोरिटी व्हेन इट कम्स टू टैरिफ्स। टैरिफ रिवीजन आपने अपवर्ड करना है, उसके लिए आपने रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई। समझ नहीं आई सर मुझे। देखें, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब मेरा ख्याल है कि इसको, चूँकि नेप्रा का क्या कंडक्ट है, नेप्रा क्या कर रही है, पब्लिक हियरिंग्स, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं। 750 पेजेस की एक निजी कंपनी ने कराची के, उसने जो है एक पिटीशन दायर की है कि इसके ऊपर जो है वो हियरिंग करें। कल रात को वो वेब पे आती है और 2-4 दिन के बाद हियरिंग रखी जाती है, और उसके बाद वहाँ पे वो पिटीशन भी नहीं आ रही है, सिर्फ नोटिस आ रहा है, नोटिस ऑफ हियरिंग। तो थोड़ी देर के लिए मेरा ख्याल है कि ये कहने में मैं मुअद्दबाना तरीके से शायद मजबूर हो गया हूँ कि हाईली नॉन ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो भी रेगुलेटर हमारे पास हैं, दे आर नॉट वर्किंग फॉर द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, दे आर वर्किंग फॉर दोज पीपल हु आर एप्लीकेंट्स। जो आपने बात की कि सिर्फ टैरिफ। अब हम वापस आ जाएं थोड़ी देर के लिए। आज पाकिस्तान में क्या ये गुफ्तगू जो है वो नहीं हो रही है कि सीपैक रिलेटेड पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा ही एक जो है वो महंगे प्रोजेक्ट्स आए? क्या ये बात नहीं हो रही है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए उसमें कैपेसिटी पेमेंट और हर कॉन्ट्रैक्ट हर कंपनी के साथ अपने तरीके से साइन किया गया?
Where was the consumer? Yeah, but Where that's was the prudence? my basic question is, why does the government want to negotiate? Why doesn't the private sector jump in and say, "Okay, bhai, let us determine our own tariff and let the people have their own solar energy or alternative energy. Let it be tax free, and you have another organization, you know, which is supposed to क्या कहते हैं power conservation जो करती है." अब मैं आपसे पूछता हूँ, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर कंजर्वेशन वाले यहाँ जिसके सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर ने कहा आई एम नॉट सेटिस्फाइड, प्राइम मिनिस्टर ने हाँ, अगले दिन नाज़रीन, अब IMF को मुतमईन करना है, वो मान नहीं रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं हमारे साथ जज्बात के साथ, ना हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं, कुछ बीच में लटकाया हुआ है और आसरा पूरा दिया हुआ है। तो मुख्तसरन इसको भी ज़रा मैं चाहूँगा कि इंजीनियर साहब के साथ बात करूँ। सर, ये कोई बात समझ में नहीं आ रही। अ येस मीन्स येस, अ नो मीन्स नो, मे बी मीन्स मे बी, बट आवर करंट स्टेटस इज नाइदर ऑफ द थ्री। आप मुझे ये बताएं, क्या स्टेटस क्या है? मतलब आवाम जो है, एवरीवन इज इन लिम्बो, व्हाट इज द स्टेटस इन योर आइज? देखें, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये कहते हैं कि हमें वो नाक रगड़ा रहे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की हमारे पर शराइत आयद कर रहे हैं। हालांकि लेट मी मेक इट क्लियर नाउ, मेक इट क्लियर ऑन द बेसिस ऑफ द वे IMF प्रोग्राम चलता है। आपकी जो नॉन कमिटेड पोजीशन होती है ना, वो कन्वर्ट करते हैं प्रायर एक्शन, मीन्स वो आपने करनी है। अब वो जो प्रायर एक्शन जो आपने करने हैं, आप आहिस्ते आहिस्ते आप रोज़ाना देखते होंगे कि ECC का इजलास हुआ, कैबिनेट ने अप्रूव किया। टू स्टार्ट विथ अगर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर अब जो है फाइनली कैबिनेट में जा रहा है कि 250 अरब रुपए कि आप जो है एडिशन जो है वो लोगों से वसूल करेंगे, और जिसमें मैं हैरान तो वो टैरिफ की शक्ल में आएगा। जी एग्जैक्टली टैरिफ। देखें, 3 जगहों पे टैरिफ में तब्दीली आ रही है, एवरेज में आ रही है, क्वार्टरली में आ रही है, उसके बाद आपके जो एक सब्सिडीज़ हैं, जैसा किसान जो पैकेज था उसमें 15 अरब रुपए की सब्सिडी थी, ठीक है ना, वो उन्होंने हटा दी। क्यों थी? वो इसलिए थी कि इनको एग्रीकल्चर ट्यूबवेल्स जो है, ट्यूबवेल्स के सोलराइजेशन वगैरह के हवाले से कुछ इनकी मामनत की जाए। आपकी टेक्सटाइल जो स्ट्रॉन्गेस्ट लॉबी है, उसने तो 123 अरब रुपए पहले से ही अपने लिए मंजूर करवा लिए थे। अब उसमें से बाकी बच रहे हैं अभी जून तक 51 अरब। तो IMF ने कहा मेहरबानी करके इस 51 अरब को भी जो है लेट देम बिकम कम्पिटिटिव, ये वर्ल्ड में कम्पीट करें। 51 अरब रुपए आपके वहाँ पे जा रहे हैं, 15 ये। अब उसके बाद आज की सुबह की हो सकता है आपके TV ने भी बात की हो कि हाँ जी, गैस की प्राइसेस बढ़ाने के हवाले से भी जो है वो एक समरी तैयार हो रही है और गैस की प्राइसेस भी बढ़ाई जाएंगी। तो ये वो चीज़ें हैं जिसको हम कहते हैं प्रायर एक्शन। अब पहले जब कलेक्शन के लिए उस ज़माने में अगर आपको याद होगा तो IK खान के गवर्नमेंट में भी एक प्रेशर आया था कि आपने 700+ अरब रुपए की जो है वो पेट्रोलियम के मद में कलेक्शन रखी है, मगर देयर इज़ नो कलेक्शन। अब उस कलेक्शन के मद में भी वो IMF कह रही है कि नहीं, ये भी नॉन कमिटेड पोजीशन है, आप रिवाइवल भी चाह रहे हो और 1 बिलियन इजाफे के साथ। तो अब आप कमिटमेंट हैं अपनी, जो नॉन कमिटमेंट है उनको कन्वर्ट करो प्रॉमिस एक्शंस में। अब दूसरे रिव्यू में पता चलेगा कि होता है क्या। अब वो चीज़ें भी सामने आ रही हैं। देखें ना, पेट्रोलियम के प्राइसेस कुछ बढ़ी, अब जो है वो लेवीज़ हैं जो बिल्टन थी 50-50 रुपए वाली, वो भी हैं, GST भी है। अब ये चीज़ें भी पार्शली किस तरीके से आ रही हैं, आप एक आधा दिन में आप उस समरी की पूरे खदोखाल आ जाएंगे। एक मासूमाना सवाल था आपसे, वो बात कुछ ऐसी थी कि मुझे ये बताइएगा, कल तक जो शार्पेस्ट क्रिटिक्स थे IMF और IMF प्रोग्राम के, अचानक क्या उन्हें चूरी खिलाई गई है कि वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, मीडिया पर आकर शोर कर रहे हैं, जगह जगह बोल रहे हैं IMF प्रोग्राम पर अमल करना आप पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर है, हमें इस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है, अगर हमने ना किया तो हमारी मईशत नहीं बढ़ेगी। तो ये मुझे बताएं कि 3 साल पहले भी इन सब लोगों को ये पता था, तो तब ये क्यों कहते थे कि IMF प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए जहर कातिल है, IMF प्रोग्राम पाकिस्तान की मईशत को लेकर बैठ जाएगा, पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर पाएगा? ये क्या चूरी खिलाई है कि अब ये सब लोग IMF का राग अलापते फिर रहे हैं? जी देखें, इसको आप थोड़ा सा एक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल कंडक्ट के ऊपर देखें। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक कंडक्ट जो है उन मुल्कों में जहाँ नेशनल होता है, नेशनल इंटरेस्ट, मैक्रो इकोनॉमिक
स्टेबिलिटी इंटरेस्ट, वहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं की जाती है। पाकिस्तान में ट्रेजरी और ट्रेजरी से बाहर आप देखेंगे वही आदमी, आप स्क्रीन करें, आई कैन गिव यू सो मेनी नेम्स नाउ, कि उन आदमियों के स्टेटमेंट यही आप टीवी में निकलवा लें। और आज के स्टेटमेंट में आप देखेंगे, जिसको हम एज ए इंजीनियर मैं कहता हूँ कि 0 to 180 डिग्रीज का फ़र्क है। वो 0 पे खड़ा है, वो 180 पे खड़ा है। तो वो जो क्रिटिक्स आप कह रहे हो ना, उस क्रिटिक्स के एटीट्यूड में जो फ़र्क आ रहा है, इट इज़ नॉट प्रो पाकिस्तान और प्रो नेशनल, वो फ़र्क आ रहा है टू प्ले पॉलिटिक्स। देखिए, आपके मल्टीपल शोबे हैं, आप एक मल्टी फेसेटेड, मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं, लेकिन ये कि if I as a layman start to tell you about engineering, it is similar to Shabbar Zaidi telling people how to run the economy. He is a tax consultant, a chartered accountant. वो माशी मायर कहाँ से बन गया? अच्छा, अब आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात और बता देता हूँ। आपने बात की ना, हाँ, किसान इत्तेहाद के राणा साहब से कल कोई मेरी मुलाकात होती है, उसने वही था जिसने एजुटेशन की थी। उस आदमी ने मुझे ये बताया कि जब्बार साहब सेक्रेटरी का नाम लिया, अब मेरा ख्याल है महमूद या कुछ था, कहता है हम उसके पास मीटिंग में गए तो बात वही आ रही थी जो आपने अब बात की ना, तो वो पूछने लगा कि गंदम का पौधा कितने फुट का होता है। तो थोड़ी देर के लिए मैं परेशान हो गया कि किस आदमी के पास जाकर मैं एग्रीकल्चर के हवाले से बातें कर रहा हूँ। दिस इज़ योर सिस्टम। आप इस सिस्टम में जो है वो थोड़ी देर के लिए अंग्रेजी में जब आप सुनते हैं जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन, स्पेशलाइजेशन, लैकिंग, इनएफिशिएंसी, ये सब चीज़ें वहाँ से पैदा होती हैं। Like in my innocence and ignorance, I want to ask you, in order to fix this problem, we brought in a person whose name is Dr. Ishrat Hussain. But reform is not his mandate because he is a central banker. How can you ask a central banker to become the head honcho of your reform program? And you know, at one time he wanted to become the prime minister of this country, or perhaps people wanted him to become the prime minister. अच्छा देखें, मेरा ख्याल है नासिर, अब मैं आपको वो जो किसान वाले के साथ में मिला, तो मैंने उसको ये कहा कि आखिर जो मेरा फर्म बिलीव है कि पाकिस्तान इज़ ए एग्रीकल्चर कंट्री। पाकिस्तान की एग्रो इकोनॉमी बेस्ड आपके 12-14 बिलियन ये टेक्सटाइल वाले कर रहे हैं। ये दूसरी बात है कि 3-4 बिलियन इंपोर्ट कंटेंट भी है उसमें। अब हम वापस आते हैं कि इसी 12-14 में से इंपोर्ट कंटेंट माइनस करें, चलो 8-9 की यही है जो हमारी एग्री प्रोड्यूस है प्राइमरी जो जा रही है। राइस का क्लब आपको पता है 2 से प्लस, वो भी आपके एग्रो से आता है, आर्टिकल्चर, वेजिटेबल्स, व्हाट एवर यू कॉल इट। अब सवाल ये पैदा होता है कि जहाँ पे आपकी मुल्क की इकोनॉमी के फंडामेंटल्स, यहाँ ज़रूरत है कि आप अपनी एग्रो इकोनॉमी को वैल्यूएट करते और उसमें जो है वो किसी तरीके से उसकी यील्ड पर एकड़ जो है उसको बढ़ाते। और सीड्स, मैं हैरान हो गया कल किसान इत्तेहाद के इस सरकर्दा जो है वो रहनुमा से ये सुनकर कि इंडिया में लीस्ट सीड इंपोर्ट होता है। पाकिस्तान इज द बिगेस्ट यू सी फॉरेन एक्सचेंज कंज्यूमर इन इंपोर्टिंग द सीड्स। अब मुझे बताएं कि इससे आप लगाएं कि एग्रीकल्चर रिसर्च, because you don't have any seed variety. Do you know Sindh also has a seed board? Do you know this? I didn't know. But there is a seed board. We have agriculture ministries, we have agriculture research center, we have agriculture secretary, and university. We have a federal education secretary also. The problem is that कि what they were doing। दूसरी बात जो मैं हैरान हो गया, हैरान तो नहीं, थोड़ी सी कुछ ग्लिम्पसेस थी कि जी हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कहा कि जी 4.25 लाख ट्यूबवेल, उसके ज़बानी बता रहा हूँ मैं, थोड़ा सा आई हैव येट टू ऑथेंटिकेट कि 4.25 लाख ट्यूबवेल्स हैं पाकिस्तान में। हमने ये कहा कि भाई आप 50,000 मरहलेवार उसको 30 KVA का, मैं थोड़ा सा इस्तेलाह इस्तेमाल कर रहा हूँ इंजीनियरिंग की, कि 30 KVA का एक ट्यूबवेल है, इसको 30 लाख की उस वक्त ज़रूरत थी। हमने कहा 50,000 को कर दें और आप ये पैसे जो है वो 150 अरब खर्च करें। आपके जो है वो इस 30 ज़रब दर 50,000 आपके 1500 मेगावाट जो है वो आपके अल्टरनेट फ्यूल से निकल जाएंगे, यू सी। एंड एक रिलायबिलिटी वो रहेगी। और अगर आप थोड़ा सा और ख़र्चा करें तो आप अगर उसकी पावर बैंक्स भी वहाँ लगाएं तो आप उसी एरिया में लोगों को इलेक्ट्रिसिटी भी दें, वो भी आपका ख़त्म हो गया सिस्टम से। अहम नुक्ता है और इस मौजू के ऊपर आपकी हमारी गुफ्तगू होगी। अब तो ऑलमोस्ट एवरी फोर्टनाइट वी आर मीटिंग, इस पर मजीद भी गुफ्तगू करनी है। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आपका शुक्रिया, आपने शो पे हमें ज्वाइन किया। वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर माई टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।